हेलो बच्चों, क्या हाल चाल। तो बच्चों, आज के सेशन में हम लोग प्लेजर टेस्ट सीरीज नंबर 1 के पार्ट बी के सेक्शन 5 यानी लास्ट सेक्शन के क्वेश्चंस का सॉल्यूशन करने वाले हैं। इससे पहले के लेक्चर्स में हम लोग ऑलरेडी सेक्शन फर्स्ट से लेकर सेक्शन 4 तक के सभी क्वेश्चंस का सॉल्यूशन कर चुके हैं। मुझे उम्मीद है आप लोगों ने वो लेक्चर्स देख लिए होंगे। अगर अभी तक नहीं देखे हैं आपने वो लेक्चर्स, तो आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उन सभी लेक्चर्स के लिंक मिल जाएंगे, आप लोग उन्हें देख लेना। अपार्ट फ्रॉम दैट, हमारे इस चैनल पे आप लोगों की प्रिपरेशन में हेल्प के लिए हमने रिवीजन टेस्ट सीरीज चलाई हुई है। जैसा कि आप यहाँ पर ये प्लेलिस्ट चेक कर सकते हैं, यहाँ पर आपको डिफरेंट पेपर के सॉल्यूशंस मिल जाएंगे, जिसमें दिल्ली गवर्नमेंट स्कूल्स के प्री बोर्ड एग्जामिनेशंस के भी सॉल्यूशंस होंगे। और इसके अलावा रिवीजन टेस्ट सीरीज नंबर 1 से लेकर रिवीजन टेस्ट नंबर 4 तक यानी हाफ सिलेबस टेस्ट जो हमने डिस्कस किए हैं वो भी आपको मिल जाएंगे। तो चलिए बच्चों, अपनी क्लास में आगे बढ़ते हैं। यानी प्लेजर टेस्ट सीरीज नंबर 1 के पार्ट बी सेक्शन 5, जिसमें 5 नंबर वाले क्वेश्चन होंगे। आज हमें इनका सॉल्यूशन करना है। तो चलिए बच्चों, स्टार्ट करते हैं। यहाँ पर सबसे पहला क्वेश्चन जो होगा वो क्वेश्चन नंबर 36 से स्टार्ट होगा। हर क्वेश्चन में एक एक अल्टरनेटिव गिवन होगा आपको, यानी टोटल यहाँ पर 3 क्वेश्चन होने वाले हैं जो हमें अटेम्प्ट करने होंगे एग्जाम में। लेकिन मैं तो यहाँ पर आपके लिए हर क्वेश्चन के अल्टरनेटिव को भी सॉल्व करूंगा, यानी टोटल 6 क्वेश्चन मैं सॉल्व करने वाला हूँ। चलिए बच्चों, स्टार्ट करते हैं। थोड़े से लंबे क्वेश्चन होते हैं, वैसे भी 5 मार्कर्स हैं। तो बच्चों, जैसा कि आप यहाँ पर देख पा रहे हैं, यहाँ पर हमें एक्स वाई एंड जेड की वैल्यू निकालनी है। अगर ये मैट्रिक्स ए गिवन है विच इज सेटिस्फाइंग दिस कंडीशन। अच्छा, वैसे एक बात बताओ, ये क्वेश्चन मैंने अभी कुछ दिन पहले भी डिस्कस किया था। कौन से पेपर में डिस्कस किया था? अगर आपने देखा है वो वीडियो तो मुझे कमेंट करके बताना कौन से वीडियो में डिस्कस किया था, है ना। अच्छा, इंटरेस्टिंग बात, सबसे इंटरेस्टिंग बात ये है कि जब ये क्वेश्चन मैंने डिस्कस किया था तो ये क्वेश्चन बेसिकली 2 नंबर में था उस पेपर में, और वो पेपर मैंने नहीं बनाया था। वो पेपर बेसिकली डिपार्टमेंट ऑफ एजुकेशन का था फॉर द दिल्ली गवर्नमेंट। चलिए स्टार्ट करते हैं बच्चों इसका सॉल्यूशन। यहाँ पर इस कंडीशन को देखना ध्यान से। तो इस कंडीशन के हिसाब से हमें पहले क्या निकालना चाहिए? ए डैश मतलब ए ट्रांसपोज, और फिर ए इनवर्स निकालना चाहिए। लेकिन ये तो बहुत लंबा काम हो जाएगा, तो फिर हम क्या करें? तो हम इस लंबे काम से बचने के लिए यहाँ पर प्री मल्टीप्लाई कर देंगे दोनों तरफ बाय मैट्रिक्स ए, या पोस्ट मल्टीप्लाई भी कर सकते हो। तो एक काम करना, पोस्ट मल्टीप्लाई करने वाला काम आप करना, मैं अभी प्री मल्टीप्लाई करूंगा। तो प्री मल्टीप्लाई किससे करने वाला हूं मैं? तो जैसा कि मैंने बोला कि मैं प्री मल्टीप्लाई करने जा रहा हूं। तो प्री मल्टीप्लाइंग बाय मैट्रिक्स ए ऑन बोथ द साइड्स। ठीक है बच्चों, तो जैसे ही हम प्री मल्टीप्लाई करेंगे तो हमें क्या मिलेगा? ए इंटू ए डैश दैट इज ट्रांसपोज इक्वल्स ए इंटू ए इनवर्स। तो यहां से ये बनेगा ए इंटू ए ट्रांसपोज इक्वल्स आई। बात समझ आ रही है? अब हमें इसका ट्रांसपोज लेना है और उसको मैट्रिक्स ए से मल्टीप्लाई करते हुए यूनिट मैट्रिक्स के इक्वल रख देना है। तो यहाँ पर सबसे पहले तो मैट्रिक्स को ही लिख लेते हैं। तो ये बना आपका 0x(x), ये है आपका 2y(y) एंड दिस इज -y, z -z, z। ठीक है, अब हमें इसका ट्रांसपोज लेना है बच्चों। तो ये बनेगा आपका रो 1 के सारे एलिमेंट C1 में भेज दो। ठीक है, तो इस तरीके से आ जाएगा। रो 2 के एलिमेंट्स को आप C2 में भेज दो, एंड रो 3 के एलिमेंट्स को आप यहाँ पर भेज दो। ठीक है बच्चों, यानी C3 में भेज दो। हो गया इतना। दैट इज इक्वल टू यूनिट मैट्रिक्स, जिसकी वैल्यू मैं बाद में पुट करूंगा, पहले मल्टीप्लाई तो कर लूँ। फ्री में क्यों लिखूं यहाँ पर मैं यूनिट मैट्रिक्स की वैल्यू अभी इसी स्टेप में? क्या फायदा होगा उसका? अगले स्टेप में लिख लेंगे जब फायदा होगा। चलिए मल्टीप्लाई शुरू करते हैं। रो 1 इंटू C1, तो ये 0 बनेगा, ये बनेगा 4y² प्लस z²। उसके बाद ये 0, ये बनेगा 2y² माइनस z²। ये बनेगा 0 और ये बनेगा z² माइनस 2y²। फिर यहाँ से 0 प्लस 2y² माइनस z²। ठीक है, इसके बाद यहाँ से x² प्लस y² प्लस z²। ठीक है बच्चों, फिर x² माइनस y² माइनस z²। के बाद फिर यहाँ पर 0 और ये z² माइनस 2y²। के बाद x² माइनस y² माइनस z², देन x² प्लस y² प्लस z²। नाउ लेट मी इक्वेट इट विद द यूनिट मैट्रिक्स, जिसकी वैल्यू अब मैं पुट करने वाला हूँ। समझे कि नहीं? तो यूनिट मैट्रिक्स की वैल्यू मैंने कब पुट की, ये ध्यान रखना। मैंने इस वाले स्टेप में यूनिट मैट्रिक्स की वैल्यू पुट क्यों नहीं की थी? मैंने बताया आपको कि यहाँ पर पुट करते तो हमें वैसे तो कोई फायदा होता नहीं, और पुट नहीं किया तो कोई नुकसान भी नहीं है।
जहां पर फायदा है वहां मैंने पुट कर दिया। ठीक है, यूनिट मैट्रिक्स की वैल्यू पुट हो चुकी है बच्चों। अब हम क्या करने वाले हैं, दोनों तरफ दोनों मैट्रिक्स आपको दिख रहे होंगे ना। एलएचएस में आपको मैट्रिक्स दिख रहा है जो प्रोडक्ट से मिला है हमें, दोनों मैट्रिक्स के प्रोडक्ट से, और आरएचएस में हमें यूनिट मैट्रिक्स दिख रहा है। अब दो मैट्रिक्स अगर इक्वल होते हैं तो बेसिकली हम क्या करते हैं, बाय द डेफिनेशन ऑफ इक्वालिटी ऑफ मैट्रिसेस, है ना, कि अगर दो मैट्रिक्स इक्वल हैं तो इनका डेफिनेशन ऑफ इक्वालिटी ऑफ मैट्रिसेस का कंसेप्ट यूज करते हुए हम इनके एलिमेंट्स को कंपेयर कर सकते हैं। यानी हमें क्या मिलेगा, 4y² प्लस जेड स्क्वायर इक्वल्स 1। ठीक है, फिर हमें क्या मिलेगा, 2y² माइनस जेड स्क्वायर इक्वल्स 0। ठीक है, फिर हमें क्या मिलेगा, x² प्लस y² प्लस जेड स्क्वायर इक्वल्स 1। फिर हमें क्या मिल रहा है, x² माइनस y² माइनस जेड स्क्वायर इक्वल्स 0। एक बार चेक करो, मैंने सिर्फ वही एलिमेंट्स लिए हैं जिनसे हमें कोई फायदा होने वाला है। मैंने ऐसे एलिमेंट्स नहीं लिखे हैं जिनसे हमें अदरवाइज कोई फायदा नहीं होने वाला है। यूं तो आप सभी एलिमेंट्स को कंपेयर कर सकते हो, बट मैंने स्पेसिफिकली उन्हीं एलिमेंट्स को कंपेयर किया है जिनसे हमें कोई बेनिफिट होने वाला है। तो सबसे पहला काम मैं क्या करूंगा बच्चों, सबसे पहला काम बेसिकली मैं इस इक्वेशन की हेल्प से यहाँ से ना जेड स्क्वायर की वैल्यू निकाल लूंगा। तो जेड स्क्वायर की वैल्यू क्या आ रही है बच्चों, जेड स्क्वायर आ रहा है 2y², ध्यान रखना। अच्छा, यहां से एक्स स्क्वायर की वैल्यू क्या आएगी, तो एक्स स्क्वायर की वैल्यू आएगी y² प्लस जेड स्क्वायर, और जेड स्क्वायर क्या मिला है, तो 2y², यानी ये क्या बन गया, तो 3y²। बात समझ आ रही है। तो एक्स स्क्वायर की वैल्यू क्या मिली, 3y², जेड स्क्वायर की वैल्यू क्या मिली, तो 2y²। इन बातों को ध्यान रखना, और चलते हैं जरा अगली स्लाइड में जहां पर मैं बेसिकली इस वाले कंडीशन का यूज करने वाला हूं। ठीक है बच्चों, चलते हैं जरा अगली स्लाइड में जहां पर हम लोग क्या यूज करेंगे कि x² प्लस y² प्लस जेड स्क्वायर इक्वल 1 है। यहाँ पर x² का मतलब हमने अभी निकाला था 3y², y² को y² रहने दो, और जेड स्क्वायर का मतलब है 2y² इक्वल्स 1। तो ये क्या बना बच्चों, सो दिस इज 6y² इज इक्वल टू 1। देयरफॉर y² आपको मिलेगा 1/6, एंड फाइनली y मिलेगा प्लस माइनस 1/√6। तो हमें एक्स वाई जेड की वैल्यू निकालनी थी, अभी हमें y की वैल्यू मिल चुकी है। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं जरा, और यहाँ पर y² की वैल्यू को जरा हम इस वाले रिजल्ट में डाल देते हैं जो मैंने सबसे नीचे निकाला हुआ है, यानी जेड स्क्वायर इक्वल्स 2y²। ठीक है, तो इस वाले रिजल्ट में जैसे ही आप पुट करेंगे तो जेड स्क्वायर इक्वल्स 2y², तो देयरफॉर यहाँ से क्या बनेगा, जेड स्क्वायर विल बी 2 टाइम्स y² की वैल्यू ये रही, तो ये बन गया 1/3। तो यहाँ से जेड की वैल्यू क्या मिलेगी, प्लस माइनस 1/√3। ठीक है बच्चों, एंड मोर ओवर हमने एक्स स्क्वायर की वैल्यू भी तो निकाली थी, तो दैट वाज 3y²। बात समझ आ रही है, एक्स स्क्वायर की वैल्यू दैट वाज 3y²। अब यहाँ पर 3y² यानी 3 इंटू 1/6, तो दैट मीन्स x² मिलेगा आपको 3/6 यानी 1/2। तो फाइनली x मिलेगा आपको प्लस माइनस 1/√2। ठीक है बच्चों, तो इस तरीके से हमारा ये आंसर आ गया। ये तो y की वैल्यू, ये z की वैल्यू, और ये x की वैल्यू हमें मिल चुकी है। ठीक है बच्चों, तो इसी के साथ हमने इस क्वेश्चन का सॉल्यूशन तो कर लिया। मैंने आपको क्या बोला था इस क्वेश्चन में, मैंने आपको एक काम और बोला था। मैंने इस क्वेश्चन का सॉल्यूशन करते हुए बच्चों प्री मल्टीप्लाई किया है। ये देखो यहाँ पर प्री मल्टीप्लाई किया हुआ है बाय मैट्रिक्स ए ऑन बोथ द साइड। आप पोस्ट मल्टीप्लाई करके देखना और मुझे बताना आपका आंसर आता है कि नहीं। अब आगे बढ़ते हैं, इस क्वेश्चन में एक अल्टरनेटिव भी होगा, जैसा कि आप यहाँ पर देख पा रहे हैं। हमें मैट्रिसेस का यूज करते हुए इस सिस्टम ऑफ इक्वेशन को सॉल्व करना है। तो सिस्टम ऑफ इक्वेशन सॉल्व करने के लिए हम लोग क्या करते हैं, जो भी इक्वेशंस गिवन है वहां से हम लोग वेरिएबल्स एक्स वाई जेड जो भी अवेलेबल हैं, है ना, उन वेरिएबल्स के कोफिशिएंट से हम एक मैट्रिक्स लेते हैं। एक वेरिएबल वाला मैट्रिक्स लेते हैं और एक हम कांस्टेंट वाला मैट्रिक्स लेते हैं। तो चलिए काम शुरू करते हैं बच्चों जरा फटाफट। तो यहाँ पर सबसे पहले हम लोग क्या करने वाले हैं, तो सबसे पहले एक मैट्रिक्स ए मैं एज्यूम कर लेता हूँ। सो लेट मी से मैट्रिक्स ए इज इक्वल टू, ये बनेगा 3 2 1, दिस इज 4 1 3, दिस इज 1 1 1। ठीक है, तो कोफिशिएंट वाला तो हो गया, जो वेरिएबल्स है उनके कोफिशिएंट। अब यहाँ पर मैट्रिक्स एक्स लिख लेंगे हम, जहां हम वेरिएबल लेने वाले हैं, और एक मैट्रिक्स बी ले लो जहां पर हम कांस्टेंट टर्म्स लेने वाले हैं। ये रहे हमारे कांस्टेंट टर्म्स का यूज करते हुए बनने वाला मैट्रिक्स बी, ये एक्स और ये मैट्रिक्स ए हो गया अकॉर्डिंगली। तो यहाँ से हमको पता है कि a इंटू एक्स इक्वल्स बी होता है, तो देयरफॉर x विल बी इक्वल्स a इनवर्स इंटू बी। इक्वेशन फर्स्ट बोलो। वैसे एक बात बताओ, यहाँ से यहाँ कैसे पहुंचेंगे, और ये मैंने लिख कैसे लिया,
वैसे आप मैट्रिक्स ए और एक्स को मल्टीप्लाई करके इक्वल्स टू मैट्रिक्स बी रखो और फिर इक्वलिटी ऑफ मैट्रिक्स वाला कंसेप्ट यूज करो और फिर देखो आपको ये इक्वेशंस मिलते हैं कि नहीं। बिल्कुल मिलेंगे। तो बेसिकली मैट्रिसेस का यूज करके हम इस गिवन सिस्टम ऑफ इक्वेशंस को रिप्रेजेंट कर सकते हैं, इसलिए हमने ए एक्स इक्वल टू बी वाला कंडीशन यूज किया। लेकिन ये तो मैं आपको नहीं बताऊंगा कि यहां से यहां कैसे पहुंचे, ये तो आप मुझे कमेंट करके बताएंगे। तो चलिए बच्चों आगे बढ़ते हैं जरा। सबसे पहले मुझे अब ए इनवर्स निकालना पड़ेगा। तो ए इनवर्स निकालने के लिए मुझे यहाँ पर सबसे पहले डिटर्मिनेंट ऑफ ए निकालना पड़ेगा। तो डिटर्मिनेंट ऑफ ए क्या आएगा बच्चों, जरा देख लेते हैं यहाँ पर। डिटर्मिनेंट ऑफ ए, डिटर्मिनेंट ऑफ ए क्या बनेगा बच्चों। तो इसके लिए हम जरा इसको एक्सपेंड कर देते हैं। तो 3 1 -3 दैट इज -2, फिर ये -2, ये बनेगा 4 -3 दैट इज 1, फिर ये 1 4 -1 यानी 3। तो ये क्या बनने वाला है, दैट इज -6 -2 +3। तो 3 -8 बनेगा ये, देखो ध्यान से। एंड दैट इज -5 विच इज नॉट इक्वल टू 0, विच इज अ गारंटी दैट ए इनवर्स विल एग्जिस्ट। बात समझ आ रही है, ठीक है। अब यहां से हम लोग कोफैक्टर्स लिखेंगे। तो कोफैक्टर्स लिखने के लिए हम लोग सबसे पहले एक अजम्पशन ले लेते हैं। क्या अजम्पशन लेंगे बच्चों कि कंसीडर कैपिटल ए आई जे बी द कोफैक्टर with a cofactor of element a i j of matrix A, ठीक है। यहां से हम लोग जैसे ही कोफैक्टर लिखेंगे तो ये a11, ये a12, ये a13, ठीक है। फिर यहाँ पर a21, हम पहले से इन चीजों को लिख के रख लेते हैं, इससे हमें फायदा होता है ना। बाद में लिखना नहीं पड़ता, कंफ्यूजन के चांस नहीं रहते हैं। एंड मोर ओवर, है ना, हम पहले ही प्लस माइनस का ध्यान यहाँ लगा लेंगे तो हम गलती भी नहीं करेंगे। हो जाती है गलती, प्लस माइनस की अक्सर गलती होती है बच्चों से। तो चलिए बच्चों स्टार्ट करते हैं। यहाँ पर सबसे पहले a11, तो a11, a12 और a13 बेसिकली हमें डायरेक्टली मिल जाते हैं। कैसे डायरेक्टली मिलते हैं बताना मुझे जरा। बेसिकली यहाँ पर ये जो ब्रैकेट के अंदर लिखा हुआ है ना, इसकी हेल्प से हमें मिल जाता है ये तीनों का वैल्यू पहले ही, ठीक है। तो चलिए जरा स्टार्ट हो जाते हैं बच्चों। तो यहाँ से आपको मिलेगा -2, यहाँ से 1 मिलेगा, बाहर एक नेगेटिव है, और यहाँ से 3, ठीक है। अब a21 यानी सेकंड रो में आते हैं और फर्स्ट कॉलम, सेकंड रो फर्स्ट कॉलम यानी 2 -1 दैट इज 1, बाहर एक नेगेटिव है। फिर सेकंड रो सेकंड कॉलम, तो सेकंड रो सेकंड कॉलम यानी 3 -1 दैट इज 2। फिर यहाँ पर सेकंड रो थर्ड कॉलम यानी 3 -2 यानी 1 आएगा, लेकिन बाहर एक नेगेटिव पहले से ही है बच्चों। बात समझ आ रही है सभी को, इतना क्लियर हो गया। अब आगे बढ़ते हैं जरा, अगले वाले में देख लेते हैं। तो अगले वाले में क्या होगा, a31 यानी थर्ड रो फर्स्ट कॉलम, 3 2 जा 6 -1 यानी 5 हो जाएगा ये, ठीक है। थर्ड रो सेकंड कॉलम, तो यहाँ पर क्या बनेगा 9 -4 यानी 5, बाहर एक नेगेटिव है, ध्यान रखना। 3 -8 यानी -5 हो जाएगा बच्चों। बात क्लियर है सबको, इतनी बात क्लियर है, ठीक है। तो हमने बेसिकली सभी के कोफैक्टर्स भी फाइंड कर लिए, सभी एलिमेंट्स ऑफ मैट्रिक्स ए के। अब इसकी हेल्प से यानी कोफैक्टर्स की हेल्प से हम लोग यहाँ पर लिखेंगे एडजॉइंट ऑफ ए। तो एडजॉइंट ऑफ ए क्या आएगा बच्चों, तो एडजॉइंट ऑफ ए आने वाला है -2 -1 3, ठीक है, -1 2 -1 और ये 5 -5 -5, ठीक है। अब इसकी हेल्प से हमें ए इनवर्स भी यहीं पर मिल जाएगा, और ए इनवर्स की वैल्यू को हम इक्वेशन फर्स्ट में पुट कर देंगे, जो मैंने टॉप में लिखा हुआ, ध्यान से देख लो, ठीक है। तो चलिए बच्चों स्टार्ट करते हैं। ए इनवर्स यानी 1 अपॉन डिटर्मिनेंट वैल्यू, तो डिटर्मिनेंट वैल्यू यानी 1 अपॉन -5 इंटू एडजॉइंट ऑफ ए। मैंने 1 अपॉन 5 लिखा है क्योंकि नेगेटिव को मैं एडजॉइंट ऑफ ए में यहीं के यहीं भेज दूंगा। ये बनेगा 2 1 -3, ये बनेगा 1 -2 1, ये बनेगा -5 5 एंड 5, ठीक है बच्चों। तो ये हमें ए इनवर्स तो मिल चुका है, क्लियर है इतना सबको, ए इनवर्स तो हमें मिल गया। अब इसके बाद ए इनवर्स की वैल्यू को हम लोग पुट कर देंगे इक्वेशन फर्स्ट में। तो चलते हैं जरा अगली स्लाइड में, और यहां पर मैं लिख देता हूं बाय फर्स्ट। तो यहां पर x इक्वल्स ए इनवर्स यानी 1/5, और यहां पर हमें अब ए इनवर्स की वैल्यू लिखनी है, दैट इज क्या आ रही थी याद है आपको। तो फर्स्ट रो में था आपका 2 1 -5, लेट मी शो द सेम टू यू, 2 1 -5, फिर है आपका 1 -2 5 1 -2 5, और लास्ट वाले रो में क्या है -3 1 5, दिस इज -3 1 और ये 5, ठीक है। और फिर यहाँ पर मैट्रिक्स बी की वैल्यू, तो मैट्रिक्स बी की वैल्यू है 10 15 एंड 6, तो ये 10 15 एंड 6, ठीक है बच्चों। अब क्या करेंगे, इनका मल्टीप्लीकेशन करते हैं जरा। तो चलो स्टार्ट हो जाओ फटाफट मल्टीप्लीकेशन करना। तो ये 1/5 का ध्यान रखना, बाहर बैठा हुआ है, ये बनेगा 20 और ये 15 और ये -30, तो क्या बना 20 -15 हो जाएगा, यानी ये 5 आएगा। फिर अगले में चलते हैं 10
30 प्लस 30 यानी ये 10 ही रह जाएगा, ठीक है। फिर लास्ट वाले में तो ये बनेगा -30 प्लस का 15 और ये प्लस का 30 यानी ये 15 रह जाएगा, ठीक है। अब 1/5 को अंदर भेजो, हर एक एलिमेंट से मल्टीप्लाई करो तो ये 1 2 3 हो जाएगा। और इसी समय लेफ्ट हैंड साइड में मैट्रिक्स एक्स की वैल्यू भी हम पुट कर देंगे और यहां से कंपेयर करेंगे, यानी बाय द डेफिनेशन ऑफ इक्वालिटी ऑफ मैट्रिसेस, है ना, बाय द डेफिनेशन ऑफ इक्वालिटी ऑफ मैट्रिसेस, इस कंसेप्ट का यूज करते हुए हम लोग एलिमेंट्स को कंपेयर कर लेंगे। तो x की वैल्यू 1, y की वैल्यू 2 और z की वैल्यू 3 आ गई। तो इस तरीके से ये आपका आंसर आ गया। अगर आप चाहते हैं इस आंसर को कंफर्म करना कि आपका आंसर बिल्कुल ठीक है, कोई गलती आपने की नहीं है, 5 नंबर बिल्कुल कंफर्म, अगर आप ये करना चाहते हैं तो बेसिकली आप क्या करो, एक्स वाई जेड की वैल्यू को पकड़ो और अपने इन तीनों इक्वेशंस में डाल के एक बार चेक कर लो, इन तीनों इक्वेशंस में चेक कर लो, LHS इक्वल टू RHS पक्का आना चाहिए, और नहीं आ रहा होगा तो कुछ गलती की होगी आपने। वैसे ये बताओ, आपने सॉल्यूशन सही निकाला हो, लेकिन एक्स वाई जेड की वैल्यू को इन इक्वेशंस में डाल के जब तुम अपना आंसर वेरीफाई कर रहे हो, रफली कर लो, है ना। अगर वेरीफाई कर रहे हो और वेरिफिकेशन में गलती कर रहे हो और फिर इस वजह से अपने पूरे आंसर को ही कैंसिल कर दे रहे हो, ये वाला चमत्कार मत करना। वेरिफिकेशन अगर करना है तो बड़े ध्यान से करना। चलिए आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 37। तो ये LPP का है, क्या बोला हुआ है पढ़ लेते हैं बच्चों। यहाँ पर हमें कॉर्नर पॉइंट्स ऑलरेडी दिख रहे हैं फिजिबल रीजन के, ठीक है, और हमसे कुछ क्वेश्चंस पूछे गए हैं। तो जैसे फर्स्ट पार्ट में क्या बोला हुआ है कि z इक्वल्स दिस विद ऑब्जेक्टिव फंक्शन, फाइंड द मैक्सिमम वैल्यू ऑफ z एंड ऑल्सो द करस्पॉन्डिंग पॉइंट एट विच द मैक्सिमम वैल्यू विल अकर। तो हम लोग यहाँ पर कॉर्नर पॉइंट लिख देंगे और यहाँ पर z की वैल्यू, ठीक है ना, टेबल अपना यही बना लेते हैं हम लोग। तो सबसे पहले तो आपका ओरिजिन है, ठीक है, यानी O, फिर आपका एक पॉइंट A है दैट इज 7,0, फिर एक पॉइंट B है दैट इज 3,4, फिर एक पॉइंट C है दैट इज 0,2, ठीक है। तो ओरिजिन को अगर अपने Z में डालोगे, Z ये रहा 5x प्लस 7y, तो जैसे इसमें डालोगे तो 0 ही मिल जाएगा। फिर आपका पॉइंट A डालोगे तो ये 35 रहेगा, पॉइंट C डालोगे तो ये 14 रहेगा, अब पॉइंट B रह गया तो 5 3 15 एंड 4 7 यानी 28। अब इन दोनों को ऐड कर लो तो ये बनेगा आपका 43। बात समझ आ रही है। तो हमें मैक्सिमम वैल्यू पता करनी है, तो मैक्स वैल्यू ये रही बच्चों, इसको आप चाहो तो अलग से मार्क भी कर दो कि ये मैक्स वैल्यू है। बस आपके फर्स्ट पार्ट का आंसर क्या आ गया कि z मैक्स क्या होगा, तो z मैक्स विल बी 43 और वो किस पॉइंट पे होगा, तो इट विल बी ऑन द पॉइंट B विच इज 3,4। बात क्लियर है सबको, ठीक है। तो ये वाला काम तो हो गया, यानी फर्स्ट पार्ट का तो हमने सॉल्यूशन कर लिया बच्चों। अब जरा सेकंड पार्ट को देखते हैं, सेकंड पार्ट में हमसे क्या बोला गया है। तो सेकंड पार्ट में आपसे कह रहा है कि अगर z इक्वल्स px प्लस वाई है एंड ZA इक्वल टू ZC भी है, ठीक है, तो आपको P की वैल्यू पता करनी है। फिर आगे भी कुछ बोला हुआ है, पहले ये काम तो कर लें, यानी P की वैल्यू तो पता कर लें, ठीक है। चलिए बच्चों स्टार्ट करते हैं ZA इक्वल्स ZC वाला काम। तो मैं यहाँ टॉप में कर देता हूँ इस तरफ, ठीक है। तो यहाँ पर ZA इक्वल टू ZC का मतलब क्या हो जाएगा बच्चों, ZA इक्वल्स ZC का मतलब यानी A को हम PX प्लस वाई में डालेंगे तो ये बनेगा आपका P इंटू 7 प्लस वाई की जगह 0। अब C को डालेंगे हम यहाँ पे तो P इंटू 0 प्लस वाई की जगह 2 आ जाएगा, तो यहाँ से ये बनेगा 7P इज इक्वल टू 2, ठीक है। तो यहाँ से P की वैल्यू हमें मिल जाएगी 2/7। बात समझ आ रही है सभी को, देख लो ध्यान से, ठीक है। अब इसके बाद आगे देखते हैं सेकंड पार्ट में क्या बोला हुआ है कि व्हाट विल बी द चेंज इन द वैल्यू ऑफ P इफ z इक्वल्स एंड दिस इज द कंडीशन। तो अब यहाँ पर क्या बोल रहा है कि z ऑफ a विल बी इक्वल टू 2 टाइम्स z ऑफ c, है ना। पहले z ऑफ a इक्वल टू z ऑफ c बोला हुआ था। तो चलिए बच्चों यहाँ पर भी कर लेते हैं एक काम, यानी z ऑफ a दैट वाज एक्चुअली 7p एंड z ऑफ c दैट वाज एक्चुअली 2। अब इसका ट्वाइस भी करना है हमें, यानी इस कंडीशन का यूज करना है, आप यहाँ पर देख सकते हैं, ठीक है। तो यहां से बेसिकली P की वैल्यू क्या आने वाली है, तो यहां से P की वैल्यू आपको मिलेगी 4/7। तो हमसे पूछा हुआ है कि P की वैल्यू में क्या चेंज होगा, तो हम अब बोलेंगे चेंज इन द वैल्यू ऑफ P। तो फाइनल वैल्यू क्या आ गई P की बच्चों, सो इट इज 4/7 और इनिशियल वैल्यू क्या आई थी, यानी सबसे पहले 2/7, तो इसका डिफरेंस क्या आ गया 2/7। तो दैट इज द आंसर which they are asking you in the second part of second part, है ना। सेकंड पार्ट में भी 2 क्वेश्चन है बेसिकली। तो ये क्वेश्चन तो हमने कर लिया। अब आगे बढ़ते हैं जरा, इसका एक अल्टरनेटिव भी होगा, उसको भी निपटा लेते हैं। तो ये रहा इसका अल्टरनेटिव, जैसा कि आप यहाँ पर देख पा रहे हैं बच्चों।
तो बच्चों जैसा कि आप देख पा रहे हैं हमारे पास अब इस क्वेश्चन में एक अल्टरनेटिव भी है, जहां पर हमें बेसिकली ग्राफिकल मेथड का यूज करते हुए इस एलपीपी को सॉल्व करना है। कंस्टेंट्स आपके सामने है और जेड को मिनिमाइज भी करना है एज वेल एज मैक्सिमाइज भी करना है। तो सबसे पहले हमें यहाँ पर ग्राफ प्लॉट करना पड़ेगा। तो चलिए मैं ग्राफ आप लोगों के लिए डायरेक्टली यहाँ पर डाल देता हूँ, क्योंकि ग्राफ बनाना मैं आप लोगों को सिखा चुका हूँ, ठीक है, इससे पहले के कई लेक्चर्स में। तो ये रहा बच्चों हमारा ग्राफ फॉर द गिवन सिस्टम ऑफ इन इक्वेशन। जैसा कि आप देख पा रहे हैं यहाँ पर, मैं आपको थोड़ा सा इलिस्ट्रेट कर देता हूँ। वैसे ये सारे ग्राफ वाली चीजें मैं आपको पहले सिखा चुका हूँ पिछले कई लेक्चर्स में, कि ग्राफ कैसे बनाते हैं, शेडिंग कैसे करते हैं फॉर द एलपीपी, ठीक है। तो यहाँ पर मैंने डायरेक्टली ग्राफ ले लिया है, थोड़ा समय बच जाएगा आप लोगों का। चलिए अब यहाँ पर जो भी कॉर्नर पॉइंट्स बन रहे हैं फिजिबल रीजन के, उनको हम देख लेते हैं। तो ये पॉइंट एल बोल दिया है यहाँ पर मैंने, और ये वाला पॉइंट M बोला हुआ है, और ये वाला पॉइंट N बोला हुआ है, यानी तीन हमें यहाँ पर डिफरेंट कॉर्नर पॉइंट्स मिल रहे हैं। तो चलिए अपना टेबल बना लेते हैं सबसे पहले। तो कॉर्नर पॉइंट का टेबल यहाँ पर, और ये वैल्यू ऑफ Z। तो सबसे पहले L को लिख लेते हैं, तो दैट इज 2,72। फिर M है आपका दैट इज 15,20, और फिर N है आपका दैट इज 40,15, ठीक है। अब इन वैल्यूज को यहाँ पुट कर देंगे बच्चों। तो L वाले को डालोगे तो 4 + 72 यानी आपका 76 आ रहा है। फिर ये वाला डालो M वाला, तो 15 × 2 यानी 30 + 20 यानी 50 आएगा, ठीक है। और फिर ये वाला डालेंगे तो 80 + 15 यानी 95 हो जाएगा, ठीक है। तो इस तरीके से हमने Z की वैल्यू भी निकाल ली है बच्चों। अब यहाँ पर सबसे बड़ा और सबसे छोटा दोनों ही हमें पता करना है। तो सबसे छोटा सबसे बड़ा, ठीक है, यानी ये आपका मिनिमम है सबसे छोटा, और ये आपका मैक्सिमम है, ठीक है। तो इसने क्या पूछा है आपसे, इसने पूछा है कि मिनिमाइज करो, तो इसलिए जेड मिन क्या आ गया बच्चों, तो जेड मिन आ गया 50। और ये भी पूछा हुआ है कि मैक्सिमम वैल्यू कहां पर आएगी, तो मैक्स वैल्यू 95 है, तो जेड मैक्स इज एट पॉइंट एन दैट इज 40,15, ठीक है बच्चों। तो इसी के साथ एलपीपी का ये अल्टरनेटिव वाला क्वेश्चन भी हमने सॉल्व कर लिया। अब आगे बढ़ते हैं, जरा दूसरा क्वेश्चन देखते हैं इसमें, नेक्स्ट वाला दैट इज क्वेश्चन नंबर 38। ये रहा आपके सामने बच्चों, जो कि 3 डायमेंशनल ज्योमेट्री में से है। तो क्या बोला हुआ है, पढ़ लो ध्यान से। अ वेरिएबल प्लेन विच रिमेन्स एट अ कांस्टेंट डिस्टेंस of 3p from the origin cuts the coordinate axis at the point A, B and C respectively. Find the locus of the centroid of the triangle, ठीक है। जब आपका प्लेन कोऑर्डिनेट एक्सिस को कहीं पर भी कट कर रहा होगा, तो जिस पॉइंट पे कट कर रहा है एक्स वाई एंड जेड एक्सिस को रेस्पेक्टिवली बोला हुआ है, उन पॉइंट्स का मतलब है ABC। तो हम लोग मान लेते हैं कि जब एक्स एक्सिस को कट कर रहा होगा तो वहां पर जो कोऑर्डिनेट बनेगा वो ये बन रहा होगा। ऐसे ही जब y एक्सिस को कट करेगा तो कोऑर्डिनेट ये बनेगा, और फिर जब z एक्सिस को कट करेगा तो कोऑर्डिनेट ये बनेगा। दैट मीन्स वी आर एज्यूमिंग कि x इंटरसेप्ट क्या हो जाएगा, तो x इंटरसेप्ट a हो जाएगा। ऐसे ही y इंटरसेप्ट क्या हो जाएगा प्लेन का, y इंटरसेप्ट विल बी b एंड z इंटरसेप्ट विल बी c। बात समझ आ रही है, क्लियर है सबको। तो अब इन इंटरसेप्ट्स का यूज करते हुए अगर मैं इक्वेशन ऑफ प्लेन लिखूं, तो बेसिकली हमारे पास डायरेक्ट फॉर्मूला होता है इंटरसेप्ट फॉर्म ऑफ प्लेन, x अपॉन x का इंटरसेप्ट प्लस y अपॉन y का इंटरसेप्ट प्लस z अपॉन z का इंटरसेप्ट इक्वल्स 1, ठीक है। ये तो हमको मिल गया, ठीक है, इक्वेशन ऑफ प्लेन मिल गया। तो ये तो हमें बच्चों इक्वेशन ऑफ प्लेन मिल चुका है। अब इसके बाद हमें, क्योंकि यहाँ वेरिएबल प्लेन विच रिमेन्स एट ए कांस्टेंट डिस्टेंस 3p फ्रॉम ओरिजिन, ये डाटा दिया हुआ है। तो एक काम करो, यहाँ पर ये जो 1 है ना, इसको हम लेफ्ट हैंड साइड में ले आते हैं, सो दैट इक्वल्स 0 हो जाए ये, ठीक है। अब यहाँ से इसका डिस्टेंस हम ले लेंगे, तो डिस्टेंस ऑफ द प्लेन फर्स्ट फ्रॉम ओरिजिन, यानी डिस्टेंस ऑफ प्लेन फर्स्ट फ्रॉम ओरिजिन, तो ओरिजिन यानी 0,0,0। तो ये डिस्टेंस आपको दिया हुआ है इन्होंने 3p, ठीक है। और ये डिस्टेंस हम कैसे निकालेंगे, तो हम निकालेंगे a यानी 1/a इंटू x1, फिर b इंटू y1, और फिर c इंटू z1। एक्चुअली एक्स वाई जेड के कोफिशिएंट को हम ABC बोलते हैं, यहाँ पर कोफिशिएंट 1/a 1/b 1/c है, ठीक है, ध्यान रखना इस बात का। फिर ये आपका -1, ये मॉडुलस लगा लो, और डिनोमिनेटर में आपका क्या आ जाएगा, तो 1/a का स्क्वायर प्लस 1/b का स्क्वायर प्लस 1/c का स्क्वायर। अभी न्यूमरेटर में आपका सिर्फ 1 बचेगा, ध्यान से देख लो, है ना, -1 बचेगा मॉडुलस के अंदर, बाहर उसको हम 1 बोल देंगे। तो फिर यहाँ से ना हम लोग क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे। अब यहाँ से बेसिकली हम लोग क्रॉस मल्टीप्लाई करके स्क्वायरिंग भी कर देंगे, सो दैट ये अंडर रूट भी हट जाए।
और देखो इस तरीके से हमें मिल जाएगा -1 यानी +1/3p, लेकिन स्क्वायर किया है तो ये ऐसे मिल जाएगा। ध्यान रखना बच्चों, ठीक है। अब अपने क्वेश्चन में एक बार और देखो बच्चों, क्वेश्चन में बेसिकली आपको सेंट्रोइड ऑफ द ट्राइंगल जो बनेगा उसका लोकस पूछा हुआ है। अब हमें सेंट्रोइड ऑफ ट्राइंगल भी फाइंड करना पड़ेगा, तो ट्राइंगल का सेंट्रोइड हम लोग कैसे निकालेंगे? तो सेंट्रोइड ऑफ द ट्राइंगल ABC, तो सेंट्रोइड हम कैसे निकालते हैं? तो x1 + x2 + x3/3, y1 + y2 + y3/3, z1 + z2 + z3/3। तो यहां पर करोगे, यहां पर a + 0 + 0/3 यानी a/3, 0 + b + 0/3 यानी b/3, और ऐसे ही आपका 0 + 0 + c/3 यानी c/3। इस तरीके से आपका सेंट्रोइड आ जाएगा। अब बच्चों क्योंकि मुझे सेंट्रोइड ऑफ द ट्राइंगल इसका लोकस निकालना है, तो ट्राइंगल का जो सेंट्रोइड होगा अगर उसे मैं एक्स वाई जेड ऐसे एज्यूम करूं, तो यहां से मुझे देखो ध्यान से a की वैल्यू क्या मिल रही है? तो a की वैल्यू 3x, b की वैल्यू 3y और c की वैल्यू 3z मिल रही है। तो बेसिकली मुझे abc की ये वैल्यू यूज करनी होगी कहीं पर, जो हमारे पास सिचुएशंस है वहां पर कहीं भी यूज करनी होगी, ताकि हमें एक्स वाई जेड में एक कंडीशन मिल जाए, एक इक्वेशन मिल जाए। एक्स वाई जेड यानी सेंट्रोइड ऑफ द ट्राइंगल जो हमने एज्यूम किया, ठीक है। तो यहां पर हम लोग ए बी सी की वैल्यू को जैसे ही इक्वेशन सेकंड में पुट करेंगे तो हमारा काम हो जाएगा। चलिए बच्चों, तो बच्चों जैसे ही आप यहां पर ए की वैल्यू पुट करेंगे यानी 3x, फिर उसका स्क्वायर है, फिर बी की वैल्यू यानी 3y उसका स्क्वायर है, और फिर सी की वैल्यू यानी 3z उसका स्क्वायर है। ये पुट करने के बाद बेसिकली ये क्या बनने वाला है, यहां पर मैं लिख देता हूं बाय इक्वेशन सेकंड। तो 1/9x² + 1/9y² + 1/9z² इक्वल्स 1/9p²। तो हमने 9 को कैंसिल ऑलरेडी कर दिया है, डायरेक्टली कर दिया है मैंने आपके लिए, ठीक है बच्चों। तो इस तरीके से हमें इस ट्राइंगल के सेंट्रोइड का लोकस मिल चुका है। बात समझ आ रही है? अब आगे बढ़ते हैं। इसका एक अल्टरनेटिव भी दिया होगा हमें, तो यहां पर अल्टरनेटिव भी है, जैसा कि आप देख पा रहे हैं क्या बोला हुआ है। फाइंड द डिस्टेंस ऑफ दिस पॉइंट। पॉइंट बेसिकली हमें यहाँ पोजीशन वेक्टर गिवन है, तो पॉइंट अगर मैं ऐसे लिख लूं तो किसी का कोई प्रॉब्लम तो नहीं है, इसे पॉइंट P मान लेते हैं, ठीक है बच्चों। इस पॉइंट का डिस्टेंस निकालना है इस प्लेन से, प्लेन को पाई बोल दो, है ना, प्लेन को पाई से रिप्रेजेंट करते हैं, विच इज मेजर्ड पैरेलल टू दिस लाइन। अब सुनना ध्यान से, किसी पॉइंट का डिस्टेंस किसी लाइन से निकालना हो ना, तो फॉर्मूला बड़े आराम से हम लगा सकते हैं, लेकिन यहां पर वो वाला फॉर्मूला नहीं लगाना है जो आप सोच रहे होंगे, यानी ये वाला फॉर्मूला, समझे? ये वाला फॉर्मूला नहीं लगाना है। पिछले क्वेश्चन में यही फॉर्मूला यूज हुआ है, लेकिन ये वाला फॉर्मूला तब लगाते हैं जब आपको किसी पॉइंट का डिस्टेंस प्लेन से निकालना तो हो, लेकिन वो डिस्टेंस परपेंडिकुलर डिस्टेंस हो, ठीक है। यानी ये काम तो करना नहीं है यहाँ पे। क्यों नहीं करना? क्योंकि यहाँ पर एक स्पेशल बात बोली हुई है ना, कि आपको वो वाला डिस्टेंस निकालना है जो कि मेजर्ड पैरेलल हो टू दिस लाइन। अब डायग्राम कैसे बनेगा? देखो, ये रहा आपका प्लेन बच्चों, है ना, ये आपका प्लेन है, और मान लो यहाँ पर ये पॉइंट P है आपका, दैट इज 3 - 2 1, ठीक है। अब इन जनरल अगर हमें ये वाला डिस्टेंस निकालना होता ना, तो हम फॉर्मूला लगा लेते, जो मैंने अभी आपको बताया कि यहाँ लगाना पॉसिबल नहीं है। हमें क्या करना है कि हमें यहाँ पर ना एक लाइन भी गिवन है, तो लाइन यानी L मान लो, इसको आप L मान लो, है ना, गिवन लाइन को L मान लो। इस L के ना पैरेलल आएगा, जैसे मान लो ये इस तरीके से, है ना। तो यहाँ पर अगर ये कोई पॉइंट Q है, तो मैं इस PQ का लेंथ निकालना है सच दैट PQ इज पैरेलल टू द लाइन L, ये कंडीशन है। तो बेसिकली हमें पॉइंट Q निकालना पड़ेगा। इसके अलावा हमें इस क्वेश्चन में कुछ और भी करना है, फुट ऑफ परपेंडिकुलर फ्रॉम द गिवन पॉइंट अपॉन द गिवन प्लेन। ओहो, यानी काम काफी लंबा है यहाँ पर। चलिए काम शुरू करते हैं। फिलहाल हम लोग क्या करेंगे कि जो आपका गिवन लाइन है ना, तो गिवन लाइन में से drs लिख लो। अब ये क्यों लिख रहा हूं बताऊंगा। तो drs ऑफ द लाइन L तो क्या बनेंगे बच्चों? तो एक्स वाई जेड के कोफिशिएंट न्यूमरेटर में देखो 1 है, तो डिनोमिनेटर से हमें drs तो आराम से मिल जाएगा। अब बेसिकली अगर PQ पैरेलल होगा लाइन L के, तो PQ के drs और लाइन L के drs प्रोपोर्शनल होंगे। और PQ का इक्वेशन अगर लिखना होगा तो PQ के ऊपर एक पॉइंट यानी पॉइंट P हमें गिवन है, और PQ का drs जैसा कि मैंने अभी बोला कि लाइन L के ही प्रोपोर्शनल होगा। तो बस यहां से अपना काम शुरू कर दो कि इक्वेशन ऑफ PQ लिखो। तो इक्वेशन ऑफ PQ यहां से जैसे आप लिखना स्टार्ट करेंगे तो ये बनेगा x - 3/2, फिर ये y + 2/-3, और फिर ये z - 1/1। इसे आप लैम्डा बोल दो। यहां से आप रैंडम पॉइंट लिख लो, रैंडम पॉइंट ऑन द लाइन PQ। तो रैंडम पॉइंट क्या बनेगा? इसको आप पॉइंट Q मान लो, ठीक है। तो ये बनने वाला है आपका 2 लैम्डा + 3, दिस इज योर -3 लैम्डा - 2, दिस इज लैम्डा + 1।
अब ये पॉइंट क्यू आपके प्लेन की इक्वेशन को भी सेटिस्फाई करेगा फॉर सम स्पेसिफिक वैल्यू ऑफ लेमडा, क्योंकि पॉइंट क्यू आपके प्लेन को क्रॉस कर रहा है, डायग्राम में देख लो, है ना। स्पेशल वैल्यू ऑफ लेमडा मिल जाएगी यहां से। तो चलिए स्टार्ट करते हैं यहां पर। देयरफॉर क्यू सेटिस्फाइज द प्लेन। तो प्लेन यानी हमने इसको पाई बोला हुआ है, तो यहां से हमें क्या मिल जाएगा बच्चों? सो दैट विल बी 3 टाइम्स 2 लैम्डा प्लस 3 प्लस वाई यानी -3 लैम्डा -2, और फिर आपका -z यानी बेसिकली ये बनेगा -लैम्डा -1 प्लस 2 इक्वल्स 0। इतना हो गया, ठीक है बच्चों। अब यहां से बेसिकली हमें लैम्डा की वैल्यू निकाल लेनी है, तो लैम्डा की वैल्यू क्या आएगी, सिंप्लीफाई कर लेते हैं, देखते हैं क्या होता है बच्चों। ठीक है, तो जैसे ही अपना काम आप लोग स्टार्ट करेंगे यहाँ पर, तो क्या होने वाला है बच्चों, देखो ध्यान से। तो ये बनेगा आपका 3 टू जा 6 लैम्डा, ये -3 लैम्डा और ये माइनस लैम्डा, और ये बन जाएगा बेसिकली आपका 6 -3 यानी 3 -1 दैट इज 2 लैम्डा। ठीक है, इसके अलावा और क्या चीजें मिल रही हैं, तो 3 3 जा 9 -2 माइनस प्लस 1 हो जाएगा, यानी ये क्या बनेगा आपका 8 बन जाएगा, प्लस 8 इक्वल्स 0 दैट इज -8 यहाँ पर। तो लैम्डा आपका -4 आ जाएगा। ठीक है, लैम्डा की वैल्यू जैसे ही आपको मिली, तो यहाँ से पॉइंट क्यू आपको मिल जाएगा फाइनली। तो पॉइंट क्यू में लैम्डा की जगह -4 आप जैसे ही पुट करेंगे, तो -8 प्लस 3 यानी -5, ये आपका 4 3 जा 12 -2 यानी 10, और यहाँ पुट करेंगे तो -3। अब क्योंकि तुम्हें डिस्टेंस क्या निकालना है, तो पी क्यू डिस्टेंस निकालना है, तो फाइनली डिस्टेंस फॉर्मूला यूज कर लो। क्या होता है डिस्टेंस फॉर्मूला, याद है आपको? x2 - x1 होल स्क्वायर प्लस y2 - y1 होल स्क्वायर प्लस z2 - z1 होल स्क्वायर, पूरे का अंडर रूट ले लेते हैं हम लोग। ठीक है बच्चों, तो चलिए अपना काम शुरू करते हैं यहाँ पर। तो किस तरीके से होगा, यहाँ पर x2 - x1 होल स्क्वायर दैट इज -5 -3 का होल स्क्वायर यानी -8 का स्क्वायर हो जाएगा, प्लस y2 - y1 यानी 12 का स्क्वायर हो जाएगा, प्लस z2 - z1 यानी -4 का स्क्वायर हो जाएगा। तो ये क्या बनने वाला है आपका 64 प्लस 144 प्लस 16, और इस पूरे का हमें अंडर रूट लेना है। जरा सॉल्व करो, क्या आ रहा है मुझे बताओ फटाफट। तो अब इसको अगर हम आगे सिंप्लीफाई करेंगे बच्चों, तो ये बनेगा आपका 64 प्लस 16 यानी 80 हो जाएगा, प्लस 144 दैट इज 224। अब 224 भी आगे सिंप्लीफाई किया जा सकता है, मतलब 4 इंटू 4 इंटू 14, तो ये बन जाएगा आपका 4√14 यूनिट्स। ठीक है, ये तो आपका डिस्टेंस आ गया जो इन्होंने आपसे पूछा हुआ है। ये पहला काम हुआ। अब इसमें एक काम और भी करने के लिए बोला हुआ है। क्या काम करने के लिए बोला हुआ है, क्वेश्चन पढ़ो ध्यान से। यहां पर आपको फुट ऑफ परपेंडिकुलर ड्रॉन फ्रॉम द गिवन पॉइंट पी अपॉन द गिवन प्लेन, ये भी निकालना है आपको। तो इसके लिए जरा मैं अगले पेज पे ले आता हूं आपको यहाँ पर, और ये डायग्राम फिर से बना लेते हैं जरा। ये रहा आपका प्लेन। तो प्लेन का इक्वेशन क्या है, प्लेन का इक्वेशन है 3x प्लस वाई माइनस जेड, 3x प्लस वाई माइनस जेड प्लस 2 इक्वल्स 0। ठीक है, ये प्लेन है। और पॉइंट P क्या था बच्चों, तो पॉइंट P है 3 - 2 1 यानी 3 - 2 1। यहां से जैसे हम इस पे ये परपेंडिकुलर ऐसे लेकर आएंगे, तो हमें इसके कोऑर्डिनेट पता करने हैं। तो मैंने यहाँ पर क्या किया, मैंने बोला ड्रॉ PM परपेंडिकुलर टू द प्लेन पाई। ठीक है, प्लेन को अगर आपने पाई नहीं बोला है तो आप बोल दो भाई, पहले तो बोला ही था वैसे। एनीवे तो यहाँ से आपको अब क्या मिलेगा बच्चों, तो ये जो नॉर्मल है यहाँ पर प्लेन का, तो उसके डीआरस क्या बन जाएंगे, डीआरस ऑफ नॉर्मल। तो डीआरस ऑफ द नॉर्मल क्या बनेगा बच्चों, तो ये बनेगा 3 1 -1। अब बेसिकली नॉर्मल क्या होता है, तो परपेंडिकुलर होता है ना प्लेन के, और पीएम भी परपेंडिकुलर है, तो देयरफॉर पीएम और नॉर्मल के डीआरस प्रोपोर्शनल हो जाएंगे। यहां से मुझे इक्वेशन ऑफ पीएम मिल जाएगा। तो पीएम का इक्वेशन क्या आएगा, x-3/3 y -(-2) यानी ऐसे अपॉन 1, और z -1/-1। ठीक है, इसे आप यहां पर म्यू बोल दो। ठीक है, यहां से रैंडम पॉइंट लिख लो आप। तो रैंडम पॉइंट क्या आ जाएगा बच्चों, तो यहां से रैंडम पॉइंट क्या आ जाएगा बच्चों, लाइन पीएम के ऊपर, तो इसको हम पॉइंट एम बोल देंगे। दिस इज कमिंग एज 3 म्यू प्लस 3 देन म्यू -2 एंड देन माइनस म्यू प्लस 1। ठीक है, अब ये जो रैंडम पॉइंट है, इट मस्ट सेटिस्फाई द प्लेन, इट मस्ट सेटिस्फाई द प्लेन पाई। ठीक है, द प्लेन पाई। ओके, तो इसको सेटिस्फाई करवा देते हैं। यहां पर क्या बनने वाला है आपके लिए, 3 टाइम्स 3 म्यू प्लस 3। ठीक है,
प्लस वाई यानी म्यू माइनस 2 एंड माइनस जेड यानी प्लस का म्यू माइनस 1 प्लस 2 इक्वल्स 0। ऐसे हो जाएगा। यहां से म्यू की वैल्यू क्या आएगी निकाल लो फटाफट। म्यू की वैल्यू क्या आएगी जल्दी सॉल्व करो। देखो बेटा क्या बनेगा ये, तो ये बनेगा 3 3 जा 9 म्यू और ये प्लस का 2 म्यू, फिर ये आपका 9 और ये माइनस 1 इक्वल्स 0। तो ये बनेगा 11 म्यू इक्वल्स माइनस 8 यानी म्यू की वैल्यू आएगी माइनस 8/11। ठीक है, तो म्यू की वैल्यू तो मिल गई। अब म्यू की वैल्यू को आप लोग पॉइंट एम में रिप्लेस कर दो तो आपका रिक्वायर्ड पॉइंट आ जाएगा जो आपको निकालना है, रिक्वायर्ड फुट ऑफ परपेंडिकुलर। ठीक है, तो ये क्या बन जाएगा, पॉइंट एम में हम डालने वाले हैं यहाँ पर। सो दिस विल बी 3 माइनस 24/11, दिस विल बी माइनस 8/11 माइनस 2, दिस विल बी 8/11 प्लस 1। ठीक है, इसको सिंप्लीफाई कर लो यहाँ पर। ये 33 माइनस 24 क्या बनेगा बेटा, 33 माइनस 24 यानी 9/11 और ये बनेगा माइनस 22 अपॉन यानी ऐसे हो जाएगा। ठीक है, और ये 11 प्लस 8 यानी 19/11 इस तरीके से आ जाएगा। ठीक है बच्चों, तो ये फाइनली आपका रिक्वायर्ड फुट ऑफ परपेंडिकुलर भी आ गया है। इस क्वेश्चन में दो बातें हमसे पूछी गई थी। ठीक है बच्चों, तो बच्चों इसी के साथ हम लोगों ने प्लेजर टेस्ट सीरीज नंबर 1 के सभी पार्ट्स के सभी सेक्शन के सॉल्यूशन कर लिए हैं। ठीक है, अब इसके बाद हम लोग प्लेजर टेस्ट सीरीज नंबर 2 स्टार्ट करेंगे। अगर आपने अभी तक पीटीएस 1 के बाकी लेक्चर्स नहीं देखे हैं तो आपको लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, आप लोग देख लेना। अपार्ट फ्रॉम दैट डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब दिस चैनल as well as hit the like button of this video and share the video with all of your classmates. This is OP Gupta, your math mentor on this beautiful channel of yours, Mathematica by OP Gupta. तो चलिए बच्चों अब मिलते हैं अगले लेक्चर में, तब तक के लिए बी गुड, टेक केयर, ऑल द बेस्ट, थैंक यू।